गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और हार्दिक अभिनंदन है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था वो किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की विश्व विरासत स्थल। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि ये जो हमारे पुरातात्विक स्थल होते हैं या फिर हमारे प्राकृतिक स्थल होते हैं, इन सभी को जो दर्जा प्रदान किया जाता है तो इज नोन एज यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा इनको विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि अभी तक हमारी 38 साइट को जो है ये दर्जा प्रदान मिल चुका है। और 38 में से अगर हम बात करें डिटेल में इनके, तो 38 में से 30 जो हैं वो हमारी कल्चरल साइट है, यानी कि सांस्कृतिक साइट हैं। और हम सब जानते हैं कि बाकी की जो बची 7 वो है हमारी नेचुरल साइट, यानी कि प्राकृतिक साइट। और जो एक साइट है वो है मिक्स साइट, यानी कि मिश्रित साइट। ठीक है। तो हमने लगभग कल 8 से 9 साइट के बारे में पढ़ लिया था। तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वही 3-4 पॉइंट लिखेंगे। एक तो साइट, एक आपका प्लेस या फिर ईयर ले लीजिए पहले, फिर प्लेस और फिर आपका डिटेल। ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे हम सब। आठवें नंबर की जो साइट होगी हमारी, जो 8वें नंबर की जो हमारी साइट है, ठीक है, क्योंकि हमने कल 7 कवर की थी जिसमें हमारी लास्ट थी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक प्राकृतिक साइट है। वो कल हमने पढ़ी थी। आज इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारी जो अगली है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव नेशनल पार्क, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और हम सब जानते हैं कि ये इसको जो दर्जा प्रदान हुआ था वो हुआ था 1985 में। और इसका जो स्थान होगा वो होगा राजस्थान। और अगर हम कुछ इनकी डिटेल के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि ये मानव निर्मित वेटलैंड पक्षी विहार के लिए फेमस है। मानव निर्मित वेटलैंड पक्षी निर्माण के लिए फेमस है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। विहार कर लीजिएगा इसको। तो आपसे केवल इतना ही पूछेगा इसमें कि बताइए केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। और आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि ये इसको किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर विरासत के रूप में इसको दर्जा प्रदान किया गया। तो आंसर होगा 1985 में। और किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी स्थल है, कोई भी साइट है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, अगर उसको विश्व विरासत का दर्जा प्रदान होगा तो वो केवल और केवल यूनेस्को के द्वारा होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है
मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क। और हम सब जानते हैं कि ये जो मानस राष्ट्रीय जो उद्यान है, इसको जो यूनेस्को से दर्जा मिला था वो मिला था 1985 में। और ये कहाँ पे स्थित है? और ये हमारी असम में स्थित है। और याद रखेंगे कि ये जो जगह है ये टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो मानस नेशनल पार्क है उसको जो दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा वो 1985 में मिला। और हम सब जानते हैं कि इसका जो स्थान है वो है असम। और ये टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए फेमस है। अगला हमारा होगा वो होगा चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, यानी कि चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। ये एक चर्च है और 1986 में इसको दर्जा प्रदान किया गया। और ये जो इसकी लोकेशन होगी वो गोवा होगी। और हम सब जानते हैं कि ये काफ़ी प्रसिद्ध चर्च है हमारे गोवा में, तो इसकी डिटेल कोई खास नहीं है। आगे बढ़ेंगे। खजुराहो के स्मारक, यानी कि खजुराहो मॉन्यूमेंट्स, हिंदी में बोलेंगे इसको खजुराहो के स्मारक। अगर मैं खजुराहो के स्मारक के बारे में बात करूं तो हम सब जानते हैं कि ये मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और इसको 1986 में दर्जा प्रदान किया गया। और ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। और ध्यान रखेंगे कि ये जो खजुराहो के स्मारक है ये मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस ऑफ या ऐसा लिख लीजिएगा इसको कि मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध। साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो हमारे मंदिर हैं, याद रखिएगा कि जो हमारे मंदिर हैं वो दो शैलियों से बनाए जाते हैं, या तो द्रविड़ शैली या फिर नागर शैली। अगर नागर शैली के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि नागर शैली हमारी उत्तर भारतीय शैली कहलाती है और जो द्रविड़ शैली है वो हमारी दक्षिण भारतीय शैली कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, तो कॉपी कीजिएगा इसको। इसमें केवल इतना ही पूछेगा आपसे, कोई ज़्यादा फालतू डिटेल नहीं पूछेगा। केवल और केवल आपको लोकेशन दे देगा, मतलब ये साइट दे देगा और पूछ लेगा कि कब मान्यता मिली इनको विश्व विरासत से, यूनेस्को से, और कहाँ पे ये स्थित है।
यही आपसे पूछेगा, बाकी कुछ भी डिटेल वो आपसे नहीं पूछने वाला। और हाँ, याद रखेंगे कि अभी हाल ही में आने वाला है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लस एसआई और उत्तर प्रदेश लेखपाल। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 38 साइट पूरी होने के बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश तो करेंगे आज कराने की, लेकिन आज नहीं होता है तो कल तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे हम्पी स्मारक, ये 12 नंबर की है। हम्पी मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट्स यानी कि हम्पी स्मारक। और याद रखेंगे कि ये 19, इसको जो दर्जा मिला वो 1986 में मिला कर्नाटक में। और अगर बात करें हम्पी स्मारक के बारे में तो ये एक द्रविड़ शैली का नमूना है। ये एक द्रविड़ शैली का नमूना है जो आपके उत्तर दक्षिण की शैली मानी जाती है। तो याद रखेंगे कि जो हमारी दक्षिण द्रविड़ शैली है, हम शैलियों के बारे में भी पढ़ेंगे, तो जो हमारी शैली है वो उत्तर दक्षिण में पाई जाती है और इस शैली का बेहतरीन नमूना है आपका हम्पी स्मारक। ठीक है, और याद रखेंगे कि अगर हम बात करें हम्पी स्मारक का प्रसिद्ध मंदिर, तो इस हम्पी स्मारक का जो प्रसिद्ध मंदिर है तो आप सब जानते हैं विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर, जब मैं आपको टेम्पल पढ़ाऊंगा तो इस मंदिर के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ये हम्पी स्मारक का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए हम्पी स्मारक का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो विरूपाक्ष। पूछ लेगा कि हम्पी स्मारक कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक में। और किस सन में इसको विरासत यानी विश्व विरासत का दर्जा मिला, तो आंसर होगा 1986। 30 जो है आपका वो है, आप लोग जानते हैं कि जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। आपने नाम सुना होगा, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। और हम सब जानते हैं कि ये 1986 में इसको विरासत मिली, यानी इसको दर्जा प्रदान किया गया। और हम सब जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है, यानी उत्तर प्रदेश में ये इसकी जो लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश है। और अगर बात करें तो ये इबादत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास और टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती और मरियम महल के लिए फेमस है। यहाँ पे ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इबादत खान, दीवाने आम, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन दीवाने आम, आप इबादत खान, ये सब पढ़ लेंगे। दीवाने खास, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती और मरियम महल, ये सभी चीजें फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये फतेहपुर सीकरी।
नेक्स्ट हमारी है एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट हमारी है एलिफेंटा की गुफाएं। आपने लिख लिया होगा इसको, फटाफट से इसको कॉपी कीजिएगा, बल्कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। फोर्टीन नंबर की है अब एलिफेंटा केव्स, यानी कि एलिफेंटा की गुफाएं। और हम सब जानते हैं कि ये 1987 में इसको दर्जा प्रदान किया गया था और ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। और डिटेल के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि बौद्ध व हिंदू धर्म के लिए फेमस है ये, बौद्ध व हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। तो अगर एलिफेंटा की गुफाएं के बारे में बात करें तो ये बौद्ध और हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसका नाम है शिव मंदिर, शिव मंदिर, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा तुम्हें समझना नहीं है, कोई ज्यादा कोई डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। इतनी डिटेल भी नहीं पूछता एग्जाम में। 15वें नंबर की है आपकी ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर यानी टेम्पल। और याद रखेंगे ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, और ये हमारा तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु में है। और 1987 में इसको दर्जा प्रदान किया गया। और ये कहां पे है? तमिलनाडु। मैंने शॉर्ट में लिख दिया TN, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। और हम सब जानते हैं कि चोल साम्राज्य की ये प्रमुख स्मारक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि ये एक चोल साम्राज्य आया था। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। तो चोल साम्राज्य की ये प्रमुख इमारत है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें 16 नंबर पे तो पट्टल स्मारक आती है, पटकल मॉन्यूमेंट यानी कि पटकल स्मारक। और हम सब जानते हैं कि इसको जो दर्जा प्रदान हुआ वो 1987 में मिला। और ये कर्नाटका यानी कर्नाटक में स्थित है। और दक्षिण भारत के चालुक्य शासकों के संबंध यानी कि दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत, चूंकि ये दक्षिण का एरिया है कर्नाटक, दक्षिण भारत के शासक चालुक्यों का प्रमुख स्मारक तो याद रखेंगे कि पटकल मॉन्यूमेंट यानी कि पटकल स्मारक चालुक्यों का दक्षिण भारत में, क्योंकि शासक हुआ करते थे चालुक्य नाम के, चालुक्य वंश था एक, तो वहां पे उनका ये प्रसिद्ध या फेमस स्मारक था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, सुंदरवन में से, सुंदरवन नेशनल पार्क। और हम सब जानते हैं कि जो सुंदर, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। और याद रखेंगे कि ये 1987 में इसको
दर्जा मिला और ये वेस्ट बंगाल में है स्थित। और ये जो एरिया है ये बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन नेशनल पार्क, यहां पे आपको ढेरों सारे बंगाल टाइगर्स आपको वहां पे मिलेंगे। चलिए भाई, तो ये कॉफी हो गया आज का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉपी कीजिए इसको। देखो, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि आप सोचो कि सुंदरवन की स्थापना कब हुई, इसका कौन मेंबर था, किसके द्वारा स्थापना हुई, अब क्या कंडीशन है, इतनी डिटेल नहीं पूछेगा आपसे। वो केवल पूछ लेगा कि सुंदरवन का जो पार्क है वो कब विश्व विरासत घोषित किया गया और कहाँ पे पाया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा कि क्यों प्रसिद्ध है, बस। बल्कि ये तो बहुत कम पूछता है आपसे, सन और केवल प्लेस पूछेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात का। अब आते हैं नेक्स्ट। मैंने नोट्स इसके प्रोवाइड करा दिए हैं आपको सभी बच्चों को, तो नोट्स प्लीज आप सेंड कर दीजिएगा, ओ सॉरी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18वें नंबर पे नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध भी है और इंपॉर्टेंट भी है। नंदा देवी व फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, या राष्ट्रीय उद्यान लिख लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उत्तराखंड में है, दर्जा मिला इसको 1998 में, और ये यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। और ये काफी सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे बियर हो गया, ठीक है, बियर माने भालू, एब्रिक ब्लैक बियर हो गया, स्नो लियोपोर्ड हो गया, ब्राउन बियर हो गया, इनके लिए काफी प्रसिद्ध है। ब्राउन बियर हुआ या फिर अन्य प्रकार के बियर की प्रजाति हुई। बियर माने भालू होता है, ध्यान रखना, कभी कुछ और समझ लो। पॉइंट नंबर 19 है आपका बौद्ध स्मारक, यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, यानी कि बौद्ध स्मारक। और हम सब जानते हैं कि ये सांची मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको 1987 में दर्जा मिला, 1987 में दर्जा मिला, और ये सांची एमपी में स्थित है। और अगर डिटेल के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि ये मौर्यकालीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन वास्तुकला, सॉरी वो वास्तुकला निकल गया था, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं टॉम्ब, टॉम्ब माने होती है मकबरा, बोलते हैं टॉम्ब को हिंदी में।
हुमायूं का मकबरा, और हम सब जानते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। ये हमारी प्यारी दिल्ली में स्थित है। 1993 में इसको दर्जा मिला, और ये दिल्ली जहाँ से आप क्लास ले रहे हैं, मुखर्जी नगर, ये मुखर्जी नगर में नहीं है लेकिन ये दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा। और याद रखेंगे कि अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसके डिटेल में, हालांकि डिटेल पूछता नहीं है, कि ये बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। ये जो हुमायूं था वो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, और इसकी पत्नी ने, हुमायूं की पत्नी ने इसका निर्माण कराया था। और ये मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी। ठीक है, सबसे बड़ी व सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी। और यहां पे इस जगह हुमायूं की भी कब्र है, हुमायूं की भी कब्र है। और लास्ट जो बचा और देख लेते हैं, लास्ट एक और पढ़ लेते हैं 21 पे, और वो है आपका, ये तो आप जानते ही होंगे और आपने देखा भी होगा, भारत की सबसे बड़ी इमारत और भारत की सबसे ऊंची मीनार, कुतुब मीनार। नाइनटीन 93 में दर्जा मिला, और ये भी कहां पे है, दिल्ली में स्थित है। और अगर इसकी डिटेल के बारे में बात करें तो लिख लीजिएगा कि कुतुब मीनार ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कुतुब मीनार ऐबक, यानी कि कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे रखी गई है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मुगल शासक था और इसने ही इसका निर्माण कराया था। लेकिन इसका निर्माण पूरा ना हो सका तो इसका एक गुलाम था इल्तुतमिश, उसने इसका निर्माण पूरा कराया था। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए जो है कुतुब मीनार को किसने बनाया, किसने निर्माण कराया। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। लेकिन अगर पूछ ले इसका निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था, तो वो था इल्तुतमिश, जो इसी के ही राज्य में इसका गुलाम था। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, कल हम इसको कवर करेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद इसकी एमसीक्यू तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अवार्ड्स एंड ऑनर्स का काफ़ी बड़ा चैप्टर था तो वो उसकी एमसीक्यू मिल गई थी। लेकिन इसकी एमसीक्यू इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत कम आते हैं। ये क्वेश्चन एक आध पूछ लिया जाता है, तो हालांकि पॉसिबल नहीं होगा इसका, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ अगर मुझे कहीं से मिलती है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। और जब आपकी थोड़ी थोड़ी सी हो जाएगी ना, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी स्टैटिक जीके, तो फिर आपको मैं स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, फिर वहाँ से आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही मैं वो ही क्वेश्चन आपको दूंगा जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन मैं कभी नहीं दूंगा कि मान लीजिएगा मैंने इसमें से पेपर ही बना दिया, इसी में से पूछ लिया। देखो अभी तो फिलहाल टेस्ट चल रहा है, मैं सुनता हूँ, मैं टेस्ट लेता तो मैं इसी में से पूछूंगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस पूरी ओरिजिनल पेपर्स की करेंगे। ठीक है, हाँ फोन पे या फिर मैं किसी अदर जरिए से मैं पूछ लूँ वो बात अलग है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जाम के पेपर्स बना के देंगे आपको, ओरिजिनल पेपर जो होते हैं एसएससी के या और भी सब एग्जाम के, तो वहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा। हाँ, एक बिग अनाउंसमेंट है, अभी लगभग अगस्त की 10 या 15 तारीख में या कभी भी अगस्त में फर्स्ट वीक में हमारा एक स्पेशल बैच आ रहा है जिसका नाम है एथिक्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और पीसीएस एग्जामिनेशन और उत्तराखंड एग्जामिनेशन एमपीपीसीएस एग्जामिनेशन के लिए जीएस का पेपर 4 पूरा एथिक्स एंड एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। तो पूरा एक जो है सब्जेक्ट का नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर है, मतलब ये पूरा एक सब्जेक्ट है। और पेपर 4 जो होता है जीएस में, उसका ये बैच है। और इसमें पूरा का पूरा कंटेंट होगा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होंगे, स्टडी मटेरियल होगा, साथ ही इसमें नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, डाउट सेक्शन भी होगा।
आंसर राइटिंग भी होगी, और खासकर विशेष रूप से जो फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं एथिक्स को, तो उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। स्पेशल बैच है जिसकी फ़ी रखी गई है 9,999 रुपये। तो कितनी देखो कम फीस है, और इसकी अगर आप ऑफलाइन बैचेस लेते हो तो लगभग 18-20 रुपये इसकी फ़ीस होगी। और अगर कोई मंथली रेंट पे ख़रीदना चाहता है तो उसकी जो मंथली रेंटल जो फ़ी है वो है 1499 रुपये। तो याद रखिएगा 1499 रुपये इसकी मंथली फ़ीस है, और एक साथ जो पेमेंट है वो है इसका 9,999 रुपये, यानी कि पूरे 10,000 भी नहीं है, 1 रुपया कम है उसमें भी। तो समझ रहे हो ना, 1 रुपये का डिस्काउंट है हमारी तरफ से आप लोगों के लिए। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना उसको तो आपको लगेगा कि हाँ फीस इतनी बनती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है उसमें। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की तो वो एडमिशन ले सकते हैं। अभी एडमिशन की सीट तो नहीं खुली, अभी केवल पोस्टर रिलाइज किया है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। क्योंकि बच्चे फिर कहते हैं सर सीट फुल हो गई, और सीट बहुत है इसमें, आप टेंशन ना लीजिएगा। और याद रखिएगा कि जो भी आपके रिश्तेदार हैं और जो भी आपके जान पहचान हैं उन तक ये खबर पहुंचा दीजिएगा। जैसे एनडीटीवी वाले पहुंचाते हैं ना चीख चीख के, उसी तरीके से आपको भी ऐसी करना होगा। और जैसे मलेरिया फैला था और एक बार नेपा वायरस फैला था केरल में, और अभी पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसी तरीके से आप इस बैच के बारे में सब जगह फैला दीजिए। और बहुत ही प्यारा बैच है ये, बहुत ही यूज़फुल बैच है, और इसमें 125 की थ्योरिकल पार्ट है और 125 का इसमें केस स्टडी है, ठीक है। और डेमो इसका अवेलेबल होगा, टेंशन ना लीजिएगा, टेंशन नहीं लेनी, 1 2 3 इसके डेमो मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जॉइन दिस सेशन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, अलविदा, बाय, लव यू टू ऑल।